सो पिछले क्लास में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर का मतलब है कि उसके अंदर चार्ज इन मोशन है। तो जब चार्ज मोशन में होता है तो आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। ये डिस्कशन पिछले बार हमारा हुआ था, ठीक है। तो वो चार्ज का ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र एक से दूसरी जगह कंटिन्यूअस है या एक सिंगल चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ये हमारा डिस्कशन नहीं है, ये सिलेबस से बाहर की बात है। हमें बस इतना मानना है कि एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स हमें सिर्फ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात करना है। एक सिंगल चार्ज पार्टिकल जब चलेगा एक से दूसरी जगह, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट वो हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। वो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से इंड्यूस हुआ है, किस तरह के सोर्स से इंड्यूस हुआ है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में पढ़ना है। तो ऐसा मानते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डायग्राम में हम शो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किया जाता है। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दो बातें हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है। तो मैग्नेटिक फील्ड आता है कहाँ से, करंट कैरिंग वायर से, या और बेसिक बात करें तो मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड आता है। एक बात ये हो गई। और यहाँ आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, वो कहाँ से आया, मूविंग चार्ज से आया कि मैग्नेट से आया, वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। अभी आज का हमारा डिस्कशन है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ठीक है। तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस किसी का नाम है, लॉरेंस फोर्स भी इसको कह सकते हैं, लॉरेंस फोर्स, ठीक है। लॉरेंस फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स कितना होता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो लॉरेंस फोर्स है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q विच एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। ये लॉरेंस फोर्स है, इतना फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पर q क्या है, q है चार्ज ऑन द पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जनरली उसको b सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये है लॉरेंस फोर्स। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से पता चलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू q टाइम्स v क्रॉस b। v क्रॉस b यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो क्रॉस होगा, उनके क्रॉस से जो वेक्टर आएगा, क्रॉस मीन्स मिल जाएगा। और डायरेक्शन कैसे मिलेगा, वो v क्रॉस b करने से जो वेक्टर आता है वही डायरेक्शन इस फोर्स वेक्टर का होगा। अगर इसे थोड़ा और सॉल्व करें और मैग्नीट्यूड देखना चाहें कितना आता है, तो आएगा q v क्रॉस b कितना आ जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट जो 11 क्लास में पढ़ा था उसको यूज़ करेंगे, v क्रॉस b तो आएगा v b साइन थीटा एन कैप। तो ये जो साइन थीटा एन कैप आया, इसका क्या मतलब है, इसमें थीटा क्या है, ये v क्रॉस b करने से आया है, ठीक है। तो इट मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ओके। एंड व्हाट इज एन कैप, एन कैप क्या चीज़ है, तो वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ा था 11 क्लास में, तो वहाँ ये भी पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स a और b हैं,
इनका वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है तो मिलता है ए बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर। न्यू वेक्टर मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करने से एक नया वेक्टर मिला जिसको हम सी वेक्टर कह सकते हैं। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा कितना? इतना, ए बी साइन थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। और ये जो एन कैप है ये क्या है? ये सी कैप है, यानी सी वेक्टर का डायरेक्शन। सी वेक्टर मीन्स जो ए और बी को क्रॉस करने से आया, ठीक है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप यानी सी कैप। और ये एन कैप होगा किस तरफ? तो 11 क्लास में ये भी पढ़ा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप होता है। यानी जो नया वेक्टर आएगा वो एक वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन ए और बी जब किसी प्लेन में है तो नॉर्मल डायरेक्शन उनके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो उनके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शंस होंगी वो दो डायरेक्शंस पॉसिबल होंगी। जैसे मान लो कि ये ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, यानी कि अगर इनको एक प्लेन में देखा जाए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें एक प्लेन में चाहिए, तो दोनों वेक्टर्स को हमने रख लिया और नॉर्मल डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। दो नॉर्मल डायरेक्शन पॉसिबल हैं, कौन से? एक तो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड और एक वर्टिकली डाउनवर्ड, दो नॉर्मल डायरेक्शंस पॉसिबल हैं इसमें। तो कौन सा वाला डायरेक्शन होगा ये भी सब 11 क्लास में डिस्कस हो चुका है। स्टिल यहाँ पे रिवाइज कर दिया जाएगा। राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। अगर राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह स्ट्रेच करें और थंब को फिंगर्स के परपेंडिकुलर रखें, तो जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है, यानी ए क्रॉस बी में ए पहले लिखा है, तो ए के हेड की तरफ फिंगर्स को रखेंगे और जिधर बी का हेड है उस तरफ फिंगर्स को मोड़ेंगे, तो ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर का हो जाएगा। अगर पलट दिया जाए, अगर बी क्रॉस ए लिख दिया जाए, तो फिंगर्स को पहले बी के हेड की तरफ रखना है और फिर ए की तरफ मोड़ना है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा बी क्रॉस ए का, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो नया वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल है कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें मालूम है तो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? जो पहले लिखा है, यानी वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है उस तरफ फिंगर्स को मोड़ेंगे, तो ये फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को डायग्राम से समझते हैं तो ईजी होगा। तो डायग्राम से कैसे समझा जाए, देखो। तो एक्स वाई और जी एक्सिस वो तो सभी को मालूम ही है, तो उसी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि ये हमारे एक्सिस हैं, एक्स वाई जी एक्सिस, इधर है मान लो एक्स और इधर है मान लो वाई और इधर है मान लो जी, ठीक है। किधर भी एक्स वाई जेड नहीं मान सकते, ये बातें भी सबको पता होंगी। राइट हैंडेड सिस्टम हैज़ टू बी फॉलोड, राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो होना चाहिए, यानी एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को मोड़ेंगे तो जी आना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, एक्स और इधर वाई, तो एक्स से वाई फिंगर्स को मोड़ेंगे तो जी इधर आना चाहिए, यानी कि ये जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सिस हैं। तो मान लो कि हमारा ये वाला जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स और जी प्लेन है, इसमें हमारा है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। या ऐसा मान लो कि इस डायरेक्शन में हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं बी आई कैप। बी आई कैप 11 क्लास में पढ़ा था। बी आई कैप कैसे हुआ? बी इसका मैग्नीट्यूड है और एक्स का मतलब हुआ आई कैप डायरेक्शन, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं बी आई कैप, ठीक है। और यहाँ पर मान लो चार्ज पार्टिकल एंटर किया, चार्ज पार्टिकल सपोज अभी ओरिजिन पर है, क्यू इस पर चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल मान लो एक्स एक्सिस से किसी डायरेक्शन बनाते हुए ऐसे एंटर किया, कोई डायरेक्शन बनाते हुए मान लो वी वेलोसिटी से एंटर किया,
ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है। इस तरह से एक पार्टिकल एंटर किया, तो अब इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो ये हम पता करेंगे राइट हैंडेड सिस्टम से, राइट हैंड रूल से पता करेंगे। तो अभी जैसे लिखा था कि फोर्स क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, इतना होगा फोर्स। तो हमें इस फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, तो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो देखो ये काम कैसे किया जाएगा, इस तरफ से समझते हैं। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो इधर है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और जी डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये जी डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है, ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। डायग्राम में ऐसे नहीं दिख रहा है, बट ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर से देख लो, ये एक्स डायरेक्शन है, ये जी डायरेक्शन है, यानी जिस फ्लोर में हम खड़े हुए हैं उसी फ्लोर में, उसी प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर ऐसे आ रहा है, रूम के कॉर्नर से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्शन कैसे बताना है, राइट हैंड का फिंगर्स को स्ट्रेच किया हमने, ठीक है, और थंब को फिंगर्स के परपेंडिकुलर रखा, और वेलोसिटी वेक्टर हमारा कैसे था, ऐसे था, ये वेलोसिटी वेक्टर था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन था, ये एक्स डायरेक्शन था, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है। अपने रूम के फ्लोर में इमेजिन कर सकते हो, रूम के फ्लोर में इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये जी डायरेक्शन है, और इस फ्लोर में ऐसे एक्स डायरेक्शन से किसी एंगल पर वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है। तो राइट हैंड के फिंगर्स को हमने रखा वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ था, ऐसे था, इधर, ठीक है। तो अब राइट हैंड के फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ा, ये वाई डायरेक्शन में हमारा फोर्स वेक्टर आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, दिस डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ हमने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया मतलब मोड़ा, तो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन इधर आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक्स जेड प्लेन में है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप। इसमें जे कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ। और फोर्स वेक्टर की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी हमने किया। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखें, ये सब 11 क्लास में पढ़ा गया था, तो v की वैल्यू क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और क्रॉस किसके साथ करना है, बी आई कैप के साथ क्रॉस करना है इसको। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, वी एक्स आई क्रॉस बी आई, तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे आ जाएगा वी एक्स इंटू बी, इधर क्या आएगा आई क्रॉस आई, और क्या आएगा, और आएगा वी जेड इंटू बी के क्रॉस आई, ठीक है। तो क्या आ गया, क्यू आई क्रॉस आई, किसी वेक्टर को उसी से क्रॉस कर दिया जाए तो हो जाता है ज़ीरो वेक्टर, और इधर क्या आएगा वी जेड बी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई हो जाएगा आई, के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप, ठीक है, के क्रॉस आई हो गया जे कैप। यहाँ तक क्लियर है। तो फोर्स हमारा कितना आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ किया, क्यू इंटू ज़ीरो वेक्टर, वो तो ज़ीरो वेक्टर ही हो जाएगा, क्यू वी जेड बी, क्यू वी जेड बी, ये मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन क्या आ गया, जे कैप, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये तो वैसा नहीं दिख रहा, क्यू वी बी साइन थीटा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो देखो अभी दिखेगा, कैसे दिखेगा, वी जेड की वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी हमें, वी जेड की वैल्यू, वी जेड क्या चीज़ है, वी जेड है वेलोसिटी का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो अगर 11 क्लास वाली थ्योरी फिर से याद करें तो वेलोसिटी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, अगर यहाँ पे कंपोनेंट बनाएं, इधर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर
इधर क्या आएगा, इधर आएगा v cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट होता है। और इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, इस तरफ अगर हम कंपोनेंट बनाएं वेलोसिटी वेक्टर का इस तरफ यहाँ पर, तो क्या आएगा कंपोनेंट, इधर आएगा v sin थीटा। ये z डायरेक्शन में है इसीलिए हम इसको vz बोलेंगे, और ये x डायरेक्शन में इसलिए इसको vx बोलेंगे। तो vx तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने से ज़ीरो हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा क्या था, हमारे पास बचा vz bj कैप, ठीक, ये बचा था। तो vz की वैल्यू कितनी है, v sin थीटा है, यहाँ पे vz की वैल्यू लिख दी v sin थीटा इंटू b, और डायरेक्शन था j कैप। तो देखो क्या आ गया, ये आ गया q vb sin थीटा, यहाँ पर थीटा छूट गया है, q vb sin थीटा, और क्या लिखते थे n कैप। n कैप का मतलब क्या था, n कैप का मतलब था ऐसा डायरेक्शन जो v और b दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमारा v था प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो j कैप यानी ये डायरेक्शन आया। तो इट मीन्स हमारा फोर्स का डायरेक्शन इस प्लेन के, कौन से प्लेन के, जिसमें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंडेड रूल यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन से निकालना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स को, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों ही वेक्टर्स को ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन आ जाएगा, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। और अगर राइट हैंडेड सिस्टम से करें तो भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को अलग कैलकुलेट कर लेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, और फिर डायरेक्शन राइट हैंडेड सिस्टम से निकाल लेंगे। दोनों काम किए जा सकते हैं, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी कि आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ये अच्छा होगा कि हम इस तरह से कैलकुलेट करें डायरेक्शन, तो गलती की संभावना कम होगी। और अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है और एंगल दिया गया है कि दोनों वेक्टर्स, कौन से दोनों वेक्टर जिनका क्रॉस करना है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अगर हमें एंगल दिया गया है दोनों के बीच का, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है, तो हम क्यू वी बी साइन थीटा सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों वेक्टर आई जे के यानी कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली एंगल नहीं दिया होगा, तो बस कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए होंगे। तो इस तरह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या ऐसा कुछ आएगा, तो फाइनली अपने आप आंसर सही आ जाएगा। ये यहाँ पे जैसे जे कैप आ गया, के क्रॉस आई था तो अपने आप से जे कैप यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाता है। तो आगे क्या है डिस्कशन में, तो कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें इस फोर्स की वैल्यू बहुत आसानी से समझी जा सकती है। क्या आएगी, जैसे हमारा फोर्स तो आ गया क्यू वी क्रॉस बी, अगर मैग्नीट्यूड लिखें इस फोर्स का तो क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन के साथ अगर लिखेंगे तो हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, ठीक। अब यहाँ पर डिस्कशन क्या है कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो, वेलोसिटी ज़ीरो हो, वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड भी ज़ीरो होगी। वेलोसिटी ज़ीरो है यानी कि पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज़ जस्ट प्लेस्ड, मैग्नेटिक फील्ड में केवल रख दिया गया है, मूव नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रख दिया गया। पार्टिकल इज़ जस्ट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को जस्ट प्लेस कर दिया गया, इट इज़ नॉट मूविंग, केवल रख दिया गया। वेलोसिटी ज़ीरो मीन्स पार्टिकल हैज़ बीन प्लेस्ड। तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाए तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ ज़ीरो वेक्टर आएगा, तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा और फोर्स वेक्टर ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल in a
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल को लाकर केवल रख दिया गया है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, पार्टिकल इज़ नॉट मूविंग। यानी रुके हुए पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले, उसमें क्या पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE, ये हमने पढ़ा था। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को ज़रा कंपेयर करो, इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या पता चलता है। ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है, जबकि इस एक्सप्रेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पार्टिकल मोशन में हो या ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है। वेलोसिटी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्स विल बी QE। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में वेलोसिटी भी इंक्लूडेड है, यानी कि पार्टिकल अगर मोशन में है तभी फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। क्लियर। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पार्टिकल को रखें तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे पार्टिकल मोशन में हो या ना हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी और चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी। तो जब स्केलर में एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलता है, यानी इस केस में स्केलर चार्ज को वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर फोर्स वेक्टर हमें मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्केलर में वेक्टर मल्टीप्लाई करने से जो नया वेक्टर मिलता है उस वेक्टर का डायरेक्शन वही रहता है जो पहले वाले वेक्टर का था। इट मीन्स फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है इस केस में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर F की वैल्यू जो है वो V क्रॉस B करने से आती है। तो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था कि अगर A और B वेक्टर को क्रॉस किया तो जो नया वेक्टर C मिलता है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी C वेक्टर जो A और B को क्रॉस करने से मिला है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा जिनसे वो वेक्टर क्रॉस करने से आया है, यानी C विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करें तो फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के भी नॉर्मल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के भी नॉर्मल होगा। यानी कि लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण फोर्स था वो फील्ड के ही डायरेक्शन में है, और इधर जब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं। पहला क्या है, पहला है कि अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है चाहे पार्टिकल मोशन में हो या ना हो, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। जैसा कि पहले भी कहा है कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ेदार लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा अगर हर एक बात को अच्छे से समझेंगे, ध्यान में रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें सारे एक्सप्रेशन, सारे फार्मूला एक जैसे ही लगेंगे, डायरेक्शंस को लेके बार बार कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर एक बात को अच्छे से समझें। तो ये डिस्कशन अभी कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में यही लॉरेंस फोर्स Q V क्रॉस B
इसी फार्मूला को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड को आगे पढ़ेंगे। और ज़्यादा इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या बिहेवियर होगा चार्ज पार्टिकल का जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। आज के लिए बस इतना ही।